हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बीपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम होता है तो उन पीसीएस एग्ज़ाम्स में हम लोग जो आंसर राइटिंग होती है मेंस के लिए, तो मेंस में जो आंसर राइटिंग है उसके फॉर्मेट को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए आज एक एक करके हम लोग देखेंगे। आज हम लोग इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने ले रखा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो इस प्रश्न को हम लोग आसानी से आज हल करने वाले हैं और इसका उत्तर लिखेंगे। और इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि अगर मेंस में कोई प्रश्न हम लोगों को मिलता है लिखने के लिए तो उनमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को लिखना आवश्यक होता है और किस फॉर्मेट में लिखने पे हमें मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं प्रश्न हमारे पास ये हैं, अर्थात जो भारतीय संविधान हमारे यहाँ लागू है जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो प्रश्न में पूछ रहा है। तो एक एक कीवर्ड्स के थ्रू हम लोगों को लिखना है इस चीज़ को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रश्न को लिखने से पहले उसका एक इंट्रो हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो समरी में इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका इंट्रो लिखना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रो से। इंट्रो के बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोगों को उसका मेन पार्ट लिखना होता है जो क्वेश्चन में पूछा रहता है। तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो चीज़ हम लोग लिखते हैं और उसके बाद फाइनली हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। तो ये चीज़ें हमारे क्वेश्चन में कम से कम ऐड होनी चाहिए कि उसका एक अच्छा इंट्रो दें। उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो मेन पार्ट में हम लोग डालें और उसके बाद फाइनली इसका एक हम लोग कंक्लूजन दे करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये 3 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू किसी भी क्वेश्चन को हम लोग मेंस में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि इसका इंट्रो कैसे लिखा जाता है। तो इसके इंट्रो में जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं, परंतु कई ऐसे तत्व हैं जो इसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। अर्थात जैसा कि अभी इसमें हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान जो है वो कई तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो एक अद्वितीय संविधान है जो कि पूरे विश्व में एक अलग स्थान बनाए रखा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व के कई संविधानों को मिला करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो यही इसकी एक अलग पहचान है जो कि सभी संविधानों का मिला जुला स्वरूप है और इसीलिए एक बृहद स्वरूप भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो आप इस तरह से एक इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपके प्रश्न को एक महत्वपूर्ण शुरुआत दे सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कुछ कीवर्ड्स क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में अद्वितीय विशेषता और सामान्य विशेषताओं का मिश्रण है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारतीय संविधान है उसमें एक तो अद्वितीय विशेषताएं हैं और साथ ही साथ एक सामान्य विशेषता है। अर्थात 2 तरह की विशेषताएं हैं जो कि भारतीय संविधान में मौजूद हैं। तो इन दोनों तरह की विशेषताओं को हमें जानना जरूरी है। तो अब एक एक करके इनकी विशेषताओं को हम लोग देखते जा रहे हैं और लिखते जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान की विशेषता मेन हमने एक टॉपिक दिया और उसके तहत एक डिवाइड करके यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार कर दिया और इनको 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक तो अद्वितीय विशेषता है और दूसरा सामान्य विशेषता है। तो अद्वितीय विशेषता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं एक एक करके कि हम लोग क्या दिखा सकते हैं। तो अद्वितीय विशेषता में हम लोग उन चीज़ों को दर्शा सकते हैं जो कि भारतीय संविधान में मूलतः पाए जाते हैं और अन्य किसी देश के संविधान में नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि नीचे लिखा गया है। तो एक एक करके देख लेते हैं। और सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत वैसे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जो कि अन्य संविधानों में भी पाई जाएंगी और भारतीय संविधान में भी जनरली पाई जाती हैं। तो अद्वितीय विशेषताओं में कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे भारतीय संविधान जो है वो भारतीय जनता के द्वारा निर्मित है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि जनता के द्वारा निर्मित होना अपने आप में एक गर्व की बात है। सेकंड हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न संविधानों का मिश्रण। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि भारतीय संविधान जो है वो अपने से निर्मित नहीं है, वह अन्य संविधानों का अध्ययन करने के बाद कई संविधानों का मिश्रित स्वरूप है। साथ ही साथ इसमें जनता की संप्रभुता, भारत एक गणराज्य है, इसके बारे में भी उल्लेख किया गया है और यहाँ पंथ निरपेक्षता पाई जाती है। अर्थात कहने का कि यहाँ राज्य का कोई एक धर्म नहीं होता है, यह सभी धर्मों का
पालन करते हैं और यहाँ किसी एक धर्म पर फोकस नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व भी भारतीय संविधान में दिए गए हैं, अर्थात यहाँ मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि इसे एक अद्वितीय विशेषता देते हैं, जो कि 2 तरह के हैं। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था, जो कि भारतीय संविधान की एक अलग ही पहचान देता है कि अगर किसी निर्णय को दोबारा ज़रूरत पड़े तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। पूर्ण वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, ये भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें कि पूर्ण वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकेंड पार्ट में कि इसके नम्यता और अनम्यता का मिश्रण बनाया गया है। तो ये चीज़ भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारतीय संविधान को हम न तो कह सकते हैं कि बहुत ही कठोर है और ना ही बहुत लचीला है, अर्थात यह दोनों का मिश्रण है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ नम्यता का स्वरूप दिखाता है, और जहाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो यह एक कठोर नियम का भी रूप धारण कर लेता है। जैसे मृत्युदंड IPC के सेक्शन 302 के तहत दिया गया है कि अगर आप किसी तरह का कठोर जुर्म पाते हैं या फिर कोई बहुत ही घिनौना जुर्म करते हैं तो उसके लिए आपको मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। इस तरह से भारतीय संविधान जो है वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई है, अर्थात जैसे यहाँ हम लोग जानते हैं कि किसी एक धर्म को फॉलो नहीं किया जाता है, उसके बावजूद भी किसी एक भाषा को यहाँ पर प्रमुखता दी गई है ताकि सभी लोग इस भाषा को आसानी से समझ सकें और किसी एक भाषा में सभी अपना समन्वय स्थापित कर सकें। सेकंड देख लेते हैं सामान्य विशेषताओं में। तो सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है कौन? भारतीय संविधान। और इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, जैसे 22 भाग के साथ साथ 395 अनुच्छेद और अनुसूची 12 हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लगभग अनुच्छेद 400 के आसपास है, और यह एक बहुत ही बृहद संविधान है, जिसको कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान अगर पूछे तो वो भारतीय संविधान ही है। यहाँ संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कि संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख अलग अलग होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ संवैधानिक प्रमुख के रूप में प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जाता है और वास्तविक प्रमुख के रूप में प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री उपस्थित हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है, जिसके तहत सकारात्मक कार्य हो सकते हैं और एकात्मकता की ओर झुकाव ज़्यादा किया गया है। इस तरह से एकात्मकता की ओर ज़्यादा झुकाव करने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई डिसीजन लेना हो तो अगर शक्ति केंद्रीकृत होगी तो वह डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है, ताकि देश को उन्मुख किया जा सके विकास की तरफ। उसके बाद है आपातकालीन शक्तियाँ। राज्य को कुछ आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं, जिसके तहत विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके। जैसे राष्ट्रीय आपात की बात कर सकते हैं हम लोग, तो अनुच्छेद 352 के तहत, और इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। जैसे अगर युद्ध का टाइम हो, या फिर बाह्य आक्रमण हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, तो इन 3 तरह के कंडीशन में भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, अनुच्छेद 356 में दिया है, अगर राज्य में कोई शासन तंत्र विफल हो तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और उसके बाद वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। उसके बाद स्वतंत्र अभिकरण की भी व्यवस्था है, यानी कि अलग अलग निकायों का भी स्वतंत्र रूप से संवैधानिक तौर पर गठन किया जा सकता है, ताकि अपनी ज़रूरतों के अनुसार हम विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से बना सकें। जैसे निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में भी बताया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में बताया गया है इसके बारे में। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे स्वतंत्र अभिकरण की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हम अपने अनुसार कार्य कर सकें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं तो राज्य आपसे अपेक्षा करता है कि आपके कुछ दायित्व भी बनते हैं, और उनको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 51 के क में कुछ मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, जिसके तहत नागरिकों का कर्तव्य होगा कि राज्य के प्रति जो जो कर्तव्य दिए गए हैं आप उनको सुचारू रूप से क्रियान्वित कीजिए। भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता भी प्रदान की गई है। तो यहाँ नागरिकता जो प्रदान की गई है वो भी एक एकल नागरिकता प्रदान की गई है, जिसके तहत ये बताया गया है कि जो भारत के नागरिक हैं उनको एकल नागरिकता दी गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई
परेशानी न हो राज्य और केंद्र के बीच में। देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती से कार्य कर सकें, इससे भी रिलेटेड जितने भी वर्क हैं हमारे यहाँ होते आ रहे हैं। अब जैसे संविधान की बात करते हैं हम लोग, तो ये तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं किसी भी फैक्ट का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कुछ हैं। जैसे संविधान की हमारे आलोचना भी होती है, अब उसमें क्या क्या है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो उधार का संविधान है, ये इसकी आलोचना के तथ्य में आ जाते हैं। दूसरा है कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी भी इसको कुछ लोग कहते हैं, और गैर भारतीय या भारतीय विरोधी तत्व भी इसमें मौजूद हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। गांधीवाद से दूर है, अर्थात गांधीवादी विचारधारा जो है उससे बहुत ही दूर है, माना जाता है ऐसा। और विशाल और महाकाय आकार, अर्थात ऐसा माना जाता है कि इसका आकार जो है वो इतना बड़ा है कि इसको देखकर ही लोग इससे दूर हो जाते हैं। ताकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना होगा तो हमको समय भी देना पड़ेगा और पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। और वकीलों का स्वर्ग, सर आइवर जेनिंग्स जो थे, इन्होंने ये चीज़ कहा था कि इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतना बृहद रूप दिया गया है, चाहे वो अनुच्छेद हो, भाग हो या अनुसूची हो, इनसे रिलेटेड चीज़ों को इतना विस्तृत और बृहद बना दिया गया है जो कि सिर्फ वकील इसके बारे में पढ़ते हैं वही इसको बता सकते हैं आम जनता को। तो इसलिए कहा जाता है कि ये वकीलों का स्वर्ग है, अर्थात वो लोग जो कहते हैं वही हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस तरह से फाइनली हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी बता दिया है और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को भी। तो फाइनली हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक कंक्लूज़न क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कंक्लूज़न जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले इंट्रो, उसके बाद मेन पार्ट और देन फाइनली कंक्लूज़न हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूला आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हेल्पफुल होगा। अतः इस फाइनली हम लोग देख लेते हैं इसका कंक्लूज़न क्या होना चाहिए। अतः इस प्रकार संविधान की अद्वितीय विशेषताओं और सामान्य विशेषताओं के बाद भी आलोचना कई तरह की होती रही है, और एकल नागरिकता के साथ कई ऐसी खूबियाँ हैं जो भारतीय संविधान में उपस्थित हैं, जिसके प्रयोग से मानव का चौमुखी विकास किया जा सकता है और देश को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट कंक्लूज़न कह सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी अच्छा कंक्लूज़न और इंट्रो लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक फॉर्मेट का स्वरूप था यहाँ पे, जिसके तहत कि आप लोग चीज़ों को सीखें कि कैसे हम लोग किसी भी प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाए थे कि जैसे अगर आप लोगों के पास प्रश्न इस तरह का आता है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इसको इंट्रो को लिखेंगे, फिर मेन पार्ट में कुछ चीज़ों को ऐड करते जाना है, डिवाइड करके कुछ स्ट्रक्चर और डिज़ाइन भी आप लोगों को फॉर्मेट्स के साथ बनाते हैं ताकि कुछ एट्रैक्टिव लगे। अगर आपके प्रश्न में एट्रैक्टिवनेस रहेगी तो एग्जामिनर जो है वो आपके प्रश्न को चेक करने के बाद एक उचित नंबर प्रदान करेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए बेस्ट तरीका हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए फाइनली मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, और कोशिश है कि एक एक करके डेली आप लोगों के लिए प्रश्न बनाता रहूँगा और इसको हम लोग चेक करते जाएंगे कि कैसे हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं। तो कुछ प्रश्नों को हम लोग डेली सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से हम लोग को पता चल सके कि हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर आंसर राइटिंग की स्किल आपके अंदर एक बार बिल्ड हो गई तो उसके बाद आप पीटी और मेंस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि पीटी जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव होता है, बट जो मेंस होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्टिव में हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो पहले उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस पर पीटी के भी फैक्ट्स हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।